मराठों के साथ पानीपत की भयंकर लड़ाई को जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली दिल्ली होते हुए और फिर अफगानिस्तान के रास्ते पर 26 अप्रैल 1761 को लाहौर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने पहला काम किया, सर बुलंद खान को बदलकर उबैद खान को लाहौर का गवर्नर बना दिया। घमंड चंद कटोचिया को दोआबा का फौजदार बनाया। ख्वाजा मिर्जा जान को रुस्तम खान की जगह चार महल का फौजदार बनाया और अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। और जैसा कि हर बार होता था, लाहौर से निकलकर जब वो अफगानिस्तान का रास्ता पकड़ता था तो सिंघों का हर बार उसे सामना करना पड़ता था और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। सिंघों ने सिंध तक उसका पीछा किया और गुरिल्ला हमलों के द्वारा जितना हो सकता था उसका जान माल का नुकसान किया। यहाँ से जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनका सामना चार महल के फौजदार मिर्जा जान से हुआ, जिसको अभी अभी अब्दाली ने ही यहाँ पर नियुक्त किया था। इस लड़ाई में ख्वाजा मिर्जा जान को हार का सामना करना पड़ा और यही नहीं, वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। यानी इस लड़ाई में सिंघों के हाथों मारा गया। इस लड़ाई को जीतने का सारा क्रेडिट सरदार चड़त सिंह को जाता है। अहमद शाह के काफिले पर सिंघों के द्वारा कैसी मार पड़ी होगी, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अब्दाली ने अफगानिस्तान पहुंचते ही अपने जनरल नूरुद्दीन थमजई को एक 12,000 सैनिकों की सेना के साथ वापस सिंघों से निपटने के लिए भेजा। चिनाब नदी को पार करते ही थमजई का मुकाबला सरदार चड़त सिंह के साथ हुआ, जिन्होंने लाहौर के नॉर्थ की तरफ के बड़े इलाके पर पहले ही अपना कब्जा कर लिया था। सरदार चड़त सिंह अब्दाली के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा थे। जब भी वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया और फिर जब वो अफगानिस्तान वापस लौटा तो सरदार चड़त सिंह ने उसको आड़े हाथों लिया और उसको छकाकर वापस भेजा। अब्दाली की सेना को लूटने के बाद वो वापस अपने गुजरांवाला के किले में चले जाया करते थे। चिनाब नदी के किनारे पर वजीराबाद के पास थमजई के साथ उनकी एक भयंकर लड़ाई हुई तो नूरुद्दीन थमजई सिंघों का सामना नहीं कर पाया और उसने भागकर सियालकोट के किले में शरण ली। सरदार चड़त सिंह ने उसका पीछा किया और किले की घेराबंदी कर दी। उन्होंने घेरा इतना कस दिया कि खाने पीने का सामान अंदर जाना बंद हो गया। आसपास के सभी प्रदेशों पर सिंघों का कब्जा हो चुका था, इसलिए किले के अंदर राशन और दूसरा सामान पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बात से नूरुद्दीन थमजई ने अपने आप को इतना अपमानित महसूस किया कि निराश होकर अपनी सेना को उसने उसके भाग्य पर छोड़ दिया और रात के अंधेरे में छिपकर किले से निकला और सेना के लिए अंदरूनी कोई व्यवस्था किए बिना ही जम्मू भाग गया। सुबह अपने सेनापति को ना पाकर सेना ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं था। सरदार चड़त सिंह ने नूरुद्दीन के सैनिकों से बड़ी उदारता का व्यवहार किया। ये बात देखने के लायक है दोस्तों। आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने ना तो उनको किसी प्रकार का दंड दिया और ना ही बंदी बनाकर अपने साथ लेकर गए, बल्कि उनको वापस छोड़ दिया और जाने दिया। और जिन अधिकारियों को बंदी बना लिया गया था उनको भी वापस सियालकोट के किले में भेज दिया गया और खुद सरदार चड़त सिंह गुजरांवाला वापस लौट गए। इस घटना का जिक्र जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है वो है तारीख पंजाब, मुंशी कन्हैया लाल द्वारा लिखी हुई और मुफ्ती गुलाम सरवर लाहौरी की किताब तारीखी मखज़म पंजाब। जब नूरुद्दीन थमजई की इस अपमानजनक हार की खबर लाहौर के गवर्नर ख्वाजा उबैद खान तक पहुंची तो एक बड़ी और हथियारों से लैस भयंकर सेना के साथ उसने गुजरांवाला जाकर सरदार चड़त सिंह पर हमला करने के लिए कूच किया। शायद उसको चिंता के साथ साथ ये एहसास भी हुआ होगा कि हार एक तरह से लाहौर सरकार की हार थी और इसलिए अहमद शाह उससे बहुत नाराज होगा। उबैद खान ने कुछ दिनों तक अहमदाबाद में रुककर पूरी स्थिति का जायजा लिया और फिर गुजरांवाला को घेर लिया। सरदार चड़त सिंह उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने लड़ाई के लिए अपनी सेना के साथ पोजीशन ले ली थी। अब तक सरदार जस्सा सिंह आलवालिया को भी उबैद खान के सरदार चड़त सिंह पर हमले का पता लग गया था। वो सरदार जय सिंह कन्हैया, सरदार हरि सिंह भंगी, लहना सिंह, शोभा सिंह, गुर्जर सिंह और दूसरे सरदारों के साथ वहां पहुंचे और एक बड़ा और तेज हमला उन्होंने उबैद खान के ऊपर कर दिया। इससे दुश्मन यानी उबैद खान की फौज घबरा गई क्योंकि हमला कई तरफ से किया गया था और अचानक हुआ था। उसकी फौज भ्रमित हो गई और एक दूसरे को भागते हुए देखकर पूरी की पूरी फौज देखते ही देखते अपने तोपखाने, ऊंट, घोड़े और दूसरा युद्ध का सामान वहीं छोड़कर भाग खड़ी हुई। नूरुद्दीन थमजई के बाद अब लाहौर के प्रशासक को भी ऐसी हार मिली कि वो अपना तोपखाना और दूसरे वॉर मटेरियल को ही छोड़कर भाग गया। सिंघों के लिए एक सुनहरी मौका था और ये सारा सामान उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। सिंघों ने लाहौर तक उबैद खान का पीछा किया और वहां पहुंचकर उसके किले को चारों तरफ से घेर लिया। सिंघों को मीर मोहम्मद खान के समय से ही अनुभव था कि जब तक किले के अंदर राशन और दूसरा सामान मौजूद रहेगा तब तक बाहर घेरा डाले हुए फौज को इंतजार करना ही पड़ेगा। अंदर सरकारी अफसरों और दूसरे ओहदेदार लोगों को ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हुआ करती थी कि उनके पास कई दिनों का राशन मौजूद रहता था और कमी पड़ने पर या ज़रूरत पड़ने पर किले के अंदर ही वो दूसरे नागरिकों से सामान लूट लिया करते थे। सबसे ज़्यादा समस्या उन आम लोगों के लिए थी जो हर रोज़ किले से बाहर जाकर काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ऐसी आम जनता की परेशानी ऐसी स्थिति में कई गुना बढ़ जाती थी। इसलिए सिंघों को उम्मीद थी कि आम जनता के दबाव में उबैद खान को सरेंडर करना ही पड़ेगा। लाहौर शहर के नामी गिरामी लोग जानते थे कि मीर मोहम्मद खान के समय सिंघों ने मुआवजा लेकर ही घेरा उठाया था। जिस प्रकार से उबैद खान की इस लड़ाई में हार हुई
उससे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वो एक बहादुर और साहसी प्रशासक नहीं था जो लंबे समय तक सिंह योद्धाओं का सामना कर पाता। इसलिए उबैद खान पर निर्भर न होते हुए लाहौर के मुख्य दरबारियों ने सरदार जस्सा सिंह जी आहलूवालिया के साथ समझौता किया और इसके बाद शहर के दरवाजे खालसा के लिए खोल दिए गए। इस प्रकार लाहौर की जनता द्वारा अपील के बाद सत श्री अकाल के नारों के साथ सरदार आहलूवालिया के नेतृत्व में विजयी खालसा ने लाहौर में प्रवेश किया। पंजाब की राजधानी के ऊपर खालसा की ये पहली राजनीतिक जीत थी और अब इस जीत के बाद सिंध और सतलुज के बीच का पूरा इलाका खालसा के कब्जे में आ गया। इस पूरी घटना की जानकारी जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलती है वो है उमदाद तवारीख फर्स्ट एडिशन और मुफ्ती अली उद्दीन लाहौरिया की इबरतनामा। खालसा अपनी इस बड़ी जीत का जश्न मना रहे थे। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने पंजाब की राजधानी यानी कि लाहौर को उनके चरणों में रख दिया और पंथ का गौरव बढ़ाया था। इसलिए उन्होंने उनको सुल्तान उल कौम यानी पंथ के राजा की उपाधि देकर सम्मानित किया। उस परमात्मा श्री अकाल पुरख के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर खालसा सिक्का जारी किया और उस पर फारसी में दोहा गुदवाया। ये फारसी दोहा 1710 में सरहिंद की जीत के बाद बाबा बंदा सिंह ने अपनी मोहर यानी जो उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे उन पर अंकित करवाया था। वो था, देग और तेग की विजय अटल है, हमें गुरु नानक से गुरु गोबिंद सिंह जी का आशीर्वाद है। साल 1761 के सितंबर महीने के आखिर में लाहौर पर खालसा का कब्जा हो चुका था और उबैद खान किले के अंदर था। एक बड़ी आर्मी की टुकड़ी को लाहौर में छोड़ा गया ताकि वो किले से बाहर ना जा सके और इसके बाद सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जलंधर दोआब पहुंचे और अहमद शाह दुर्रानी के 2 एजेंटों सादत खान और सादिक बेग को वहां से भगा दिया। ये सब देखकर राजा घमंड चंद कटोचिया भी चुपके से वहां से बचकर पहाड़ों की तरफ भाग गया। उधर दूसरी तरफ सरदार चड़त सिंह और भंगी सरदारों ने लाहौर के उत्तर की तरफ के सारे इलाके पर कब्जा कर लिया था। कुछ ही दिनों में इन सारे अभियानों को पूरा करके दल खालसा दिवाली सेलिब्रेशंस के लिए अमृतसर पहुंचे। उस साल दिवाली 27 अक्टूबर को पड़ी थी। खालसा का मोराल बहुत हाई था। चारों तरफ से सिख श्रद्धालु अमृतसर पहुंच रहे थे और सबके साथ विचार विमर्श करने के बाद खालसा ने भविष्य का कार्यक्रम तय किया। खालसा ने इस समय तक कई प्रमुख इलाकों पर जीत हासिल कर ली थी और बाकी बचे हुए कई इलाके उनके नियंत्रण से बाहर थे, जहां पर खालसा के विरोधी और अहमद शाह अब्दाली के एजेंट शासन चला रहे थे। इनमें जंडियाला के निरंजनिया, मलेरकोटला के अफगान और सरहिंद में अब्दाली का कमांडर जैन खान प्रमुख थे। और जब तक सुल्तान अहमद शाह के इन प्रतिनिधियों को नहीं खत्म किया जाता तब तक दुर्रानियों से खतरे की तलवार खालसा के सिर पर लगातार लटक रही थी। खालसा ने भी महसूस किया कि पंजाब में अपना आज़ाद शासन स्थापित करने के लिए दुर्रानियों के अलग अलग पावर सेंटर्स को खत्म करना होगा, लेकिन ये निश्चित नहीं था कि इस काम में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं और कितना समय लगेगा। ये भी डर था कि अपने प्रशंसकों पर हमला होते देखकर अहमद शाह खुद काबुल से उठकर यहाँ आ जाए। आखिर इन सारी संभावनाओं पर विचार करने के बाद सिंघों ने फैसला किया कि पहले अपने परिवारों को सेफ्टी के लिए मालवा भेजना चाहिए और फिर अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करते हुए बड़े आक्रमण से शुरुआत करनी चाहिए। और साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि पहला हमला जंडियाला पर करना चाहिए, जो कि जलंधर दोआब से महज 12 मील की दूरी पर था। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया और सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने जंडियाला के महंत अकील दास को खालसा के फैसले से अवगत करवाया और बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण के लिए कहा ताकि दोनों पक्ष शांति से रह सकें। लेकिन अकील दास ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके उलट उसने अपने कुछ ऊंट सवारों को अहमद शाह अब्दाली के पास मदद मांगने के लिए भेजा। हो सकता है कि अकील दास को इसकी पहले से जानकारी हो। बहरहाल रोहतास पहुंचने पर अहमद शाह को अकील दास का संदेश मिला। ये जगह फिलहाल पाकिस्तान में है दोस्तों। अब्दाली पहले ही सिंघों के प्रति गुस्से में था और अब उसने वहां से सीधा जंडियाला का रुख किया। जब सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया को पता चला कि अब्दाली जंडियाला के लिए रुख कर चुका है तो उन्होंने दल सरदारों से कहा कि अब्दाली रात में उन पर हमला कर सकता है। तो सिंघों ने फैसला किया कि अपने परिवारों को सतलुज के पार किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ देना चाहिए ताकि वो निडर होकर और बिना किसी चिंता के अहमद शाह से निपट सकें। इस फैसले के बाद सिंघों ने जंडियाला की घेराबंदी हटा दी और सतलुज को पार कर गए। अब जब अब्दाली जंडियाला पहुंचा तब तक सिंह वहां से जा चुके थे। दूसरी तरफ जब भीखन खां मलेरकोटिया को पता चला कि सिंह मलेरकोटला से 8 या 10 मील दूर रायपुर गुजरवाल के आसपास पहुंच गए हैं तो वो घबरा गया। वो डर गया कि सिंह मलेरकोटला के ऊपर हमला कर सकते हैं, इसलिए उसने सरहिंद के सैन्य कमांडर जैन खान से मदद मांगी, जो कि उस वक्त मलेरकोटला के आसपास के क्षेत्र के दौरे पर आया हुआ था। उन्होंने तुरंत ही अहमद शाह को खबर दी कि उनके शहर के पास सिंह एक बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं और उससे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने का अनुरोध किया ताकि उनको वहां आसानी से घेर कर मारा जा सके। अहमद शाह दुर्रानी के लिए यह खबर जैसे मनचाही मुराद थी और 3 फरवरी को उसने कूच कर दिया और बिना रुके बिना थमे सतलुज को पार कर लिया। 4 फरवरी को रास्ते से ही अब्दाली ने अपने घुड़सवारों को जैन खान के पास भेजा और हुक्म दिया कि वो अपनी फौज के साथ जाए और सामने से सिंघों के ऊपर हमला करे।
जैसे ही ये हुक्मनामा जैन खान के पास पहुंचा, उधर भीखन खान मलेरकोटलिया, मुर्तज़ा खान वराइच, कासिम खान, दीवान लक्ष्मी नारायण और दूसरे कई ओहदेदारों ने सिंघों के नरसंहार की तैयारी शुरू कर दी। ये फरवरी 1762 की बात है। सरहिंद का कमांडर जैन खान अपनी फौज को लेकर आगे बढ़ा। उसने कासिम खान वराइच से सिंघों पर हमला करने के लिए कहा। ये सब कुछ अचानक हुआ। सिंघों को दुश्मन की इस चाल का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और इस पूरी घटना से वो हैरान थे। इतनी भारी तादाद में दुश्मन की फौज उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगी, वो भी अचानक, ये उन्होंने सोचा ही नहीं था। अब वो चारों तरफ से घिर चुके थे। इस वक्त वहाँ पर लगभग 30,000 की संख्या में सिंह मौजूद थे और इस तादाद में बड़ी संख्या में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, जिनको वो एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए जा रहे थे। उनके साथ काफ़ी संख्या में खेतीहर, मजदूर और विकलांग लोग भी थे, जो लड़ाके नहीं थे, मतलब जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उनके लिए यह भी पॉसिबल नहीं था कि उन सबको छोड़कर वो चारों तरफ बिखर जाएं और लड़ाई के लिए छुपकर पोजीशंस ले लें। कासिम खान ने सिंघों के इस जत्थे पर हमला कर दिया जब वो मलेरकोटला से लगभग 6 मील दूर थे। सरदार जस्सा सिंह, शाम सिंह, जगत सिंह और दूसरे सरदार जत्थे के पास पहुंचे और वहां लड़ाई शुरू हो गई। ये पूरी घटना रात की है और जैसे ही सवेरा हुआ, अब्दाली की तरफ से जैन खान को संदेश मिला कि उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि पंजाबी पोशाक पहने सभी लोगों को जान से मार दें। इसलिए जैन खान को सलाह दी कि वो अपने सैनिकों के सिरों पर हरे पेड़ के पत्ते या हरी घास बांध लें ताकि उनको आसानी से पहचाना जा सके। जब सभी सिख सरदार वहां पहुंच गए तो अकेला कासिम खान उनका मुकाबला नहीं कर पाया और मलेरकोटला की तरफ भाग गया। इस वक्त सभी मुख्य सरदारों ने मिलकर फैसला किया कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को वहां से तुरंत मालवा की तरफ वहां के सरदारों की देखरेख में भेज दिया जाए। लेकिन वो मुश्किल से 3 मील की दूरी तय कर पाए थे कि शाह वली खान और भीखन खान ने उनके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उनकी सेनाएं सिंघों को वहां से नहीं खदेड़ सकी। खालसा ने अपनी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को एक किलेनुमा आकार में घेर लिया। सभी को बीच में लेकर वो उनके चारों तरफ सुरक्षा कवच की तरह फैल गए। आगे बढ़ते रहे और लड़ते भी रहे। कभी कभार जरूरत पड़ने पर पीछे मुड़कर आ रहे दुश्मन पर हमला करते और वापस अपने परिवारों के पास आकर मिल जाते थे। जब अहमद शाह अब्दाली ने देखा कि इस तरह से आगे बढ़ रहे सिंघों पर कोई घातक प्रहार नहीं हो पा रहा है तो वो क्रोधित हो गया और उसने जैन खान और लक्ष्मी नारायण से पूछा कि तुमने सिंघों को आगे बढ़ने से क्यों नहीं रोका? अगर तुम इनके काफिलों को थोड़ी देर के लिए भी सामने से रोक लेते हो तो हम इनका थोड़ी देर में ही खात्मा कर देंगे। जैन खान ने उत्तर दिया कि जहां पनाह, इनको सामने से रोक पाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, सामने से दुश्मन भले ही सिंघों को नहीं रोक पाए, लेकिन दाएं बाएं और पीछे से वो हमला करते रहे। इस तरह से भारी जनहानि सहते हुए कई गांवों से होकर गुजरे, लेकिन उनको कहीं भी आश्रय नहीं मिला। अब्दाली के डर से ग्रामीणों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। इस तरह दुश्मन की तरफ से भारी नुकसान उठाते हुए वो आगे बढ़ते रहे। मौका पाते ही दुश्मन हमला करके भारी कत्लेआम कर रहा था। सिंघों का ये कारवां कई मील तक फैला हुआ था और इनके चारों तरफ का घेरा समान रूप से मजबूत नहीं रह सकता था। यह संभव था। जहां भी दुश्मन को मौका मिला उसने उनको भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें काफी बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े मारे गए। उनमें से कई लोग थककर पीछे छूट गए। उन सबको भी मार डाला गया। दोपहर को काफिला कुतबा और बहमनिया गांव में पहुंचा। कई लोग शरण पाने के लिए इन गांव की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उस वक्त इन गांव में मलेरकोटला के अफगान रहते थे, जो कि सिंघों के दुश्मन और दुश्मन के हिमायती थे। यहाँ रहने वाले मुस्लिम रामगढ़ ढोल बजाते हुए इकट्ठा हुए और उन्होंने सिंघों के ऊपर हमला कर दिया। कारवां को यहाँ पर भी भारी नुकसान हुआ। तब सरदार चढ़त सिंह वहाँ पहुँचे और उन्होंने रांगड़ों को हराया, लेकिन काफिले का घेरा कई जगह से टूट चुका था और दुश्मन के द्वारा काफिले में शामिल आम लोगों को भारी तादाद में कत्ल कर दिया गया था। जब तक संभव हुआ सिंघों ने घेरे को बनाए रखा, लेकिन पूरे कारवां को लगातार घेरे रखना अब संभव नहीं था। बावजूद इसके कई मील तक घेरे को सुरक्षा देते हुए वो लड़ते चले जा रहे थे। कुतबा बहमनिया गांव के पास एक बड़ा पानी का तालाब था, जिसको देखकर दोनों पक्ष यानी कि अफगानों और सिंघों ने अपनी प्यास बुझाने के लिए उस तालाब की तरफ रुख किया और इस प्रकार लगातार चल रही वो खूनी लड़ाई अपने आप थम गई और दोबारा नहीं छिड़ी। दुर्रानी के सैनिक बुरी तरह से थक चुके थे। पिछले लगभग 36 घंटे में वो 150 मील की दूरी को तय कर चुके थे और पिछले 10 घंटे से लगातार लड़ रहे थे। अब वो जिस इलाके में प्रवेश करने वाले थे वहाँ भारी तादाद में सिख आबादी का निवास था, तो अब्दाली ने इससे आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा। ऐतिहासिक दस्तावेज तहमसनामा के अनुसार अहमद शाह वहां से बरनाला के आसपास कहीं पहुंचा, जो कि पटियाला के बाबा आला सिंह के प्रदेश का हिस्सा था। सिंह भी पूरी तरह से थक गए थे और उनके घोड़े तो बेहोशी की स्थिति में आ चुके थे। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया और चढ़त सिंह अभी भी दृढ़ निश्चयी दिखाई दे रहे थे। किताब प्राचीन पंथ प्रकाश के लेखक रतन सिंह भंगू के पिता और चाचा इस युद्ध में कारवां के साथ थे। रतन सिंह लिखते हैं कि एक जगह पर सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया के घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो बुरी तरह से थक गया था। सरदार साहब ने उसको चलाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद सरदार गुरमुख सिंह ने घोड़े को मारने के लिए
चाबुक उठाया, लेकिन सरदार आहलूवालिया ने उनसे घोड़े को ना मारने के लिए कहा ताकि कोई इस बात का गलत मतलब ना निकाले कि उन्होंने जानबूझकर अपने घोड़े को कोड़े लगवाए और वहां से भाग गए। इस युद्ध के दौरान सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया को 22 चोटें आईं, लेकिन फिर भी दुश्मन के खिलाफ लड़ाई के लिए वो तैयार रहे। इसी तरह बाकी सरदारों को भी कई घाव लगे हुए थे। मुश्किल से कोई एक आध ही ऐसा बचा हुआ होगा जिसको 5 से 7 गहरे घाव ना लगे हुए हों। उनमें से बहुत सारे शहीद हो गए जिनकी सही गिनती करना ही मुश्किल था। उस दिन इस कारवां में कितनी जानें गई इसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल था। सरदार करम सिंह ने लिखा है कि उस दिन 15 से 20 हज़ार के आसपास महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने अपनी जानें गंवाई। ऐतिहासिक किताब तहमसनामा में ये संख्या 25 हज़ार के आसपास बताई गई। खालसा ने इससे पहले एक ही दिन में इतनी जानें कभी नहीं गंवाई थी। यही कारण था कि सिख कम्युनिटी में इस दिन को बड़े घल्लूघारे के नाम से जाना जाता है। ये इतना बड़ा नुकसान था जो किसी भी कम्युनिटी के द्वारा सहन करना आसान नहीं था। लेकिन खालसा एक ऐसा पंथ है जो उस समय के लगभग 50 सालों के दौरान तलवारों के साए में फला फूला और उस समय हुए कई नरसंहारों के बीच से होते हुए इसने अपना सफ़र तय किया।